हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपीएलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का एक तरफा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ साथ शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन किया था, यानी इसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं एक काल में, दो कालों में, तीन कालों में, चार कालों में। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है चार कालों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो वे चार काल है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है शिव सिंह सरोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो शिव सिंह सरोज लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, और लिखा गया था, कब लिखा गया था भाई? 1883 में। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं गारसा दातासी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार है भाई गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 1800 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से या फिर 1947 ईस्वी से। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आधुनिक हिंदी का विकास काल माना गया है 1900 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवादला लिटेरब्यूट एंडुए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवादला लिटरेब्यूट एंडुए हिंदुस्तानी, ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और किसने लिखा है भाई? ये लिखा है फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान गारसा दातासी ने लिखा है आपका इस्तवादला लिटरेब्यूट एंडुए हिंदुस्तानी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध साहित्य का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं भक्ति काल, वीर गाथा काल में, भारतेंदु काल में, द्विवेदी काल में। तो जल्दी से आपको चूज करना है, हिंदी निबंध साहित्य का विकास किस काल में हुआ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर लीजिएगा किस काल में हुआ आपके हिंदी निबंध साहित्य का विकास। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी निबंध साहित्य का विकास जो है ये हुआ था आधुनिक काल में। ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आधुनिक काल बोले तो भारतेंदु काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर है? ऑप्शन दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र शुक्ल के या फिर जयशंकर प्रसाद के। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, द्विवेदी युग किसके नाम पर है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो द्विवेदी युग जो है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं जायसी, कबीरदास, तुलसीदास
या फिर रसखान? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त कौन सी शाखा है? ऑप्शन देखें, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा या फिर उपर्युक्त तीनों? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त अगली शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो ऑप्शन नंबर सी ए बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की मंडली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं संवत 1600, संवत 1580, संवत 1602 या फिर संवत 1650? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अष्टछाप की मंडली की स्थापना हुई थी संवत 1622 भाई। संवत 1602 दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है। तो संवत 1622 में हुई थी अष्टछाप की मंडली की स्थापना, जो ईस्वी सन में आता है 1565 ईस्वी। और इसकी स्थापना, अष्टछाप की मंडली की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की मंडली की स्थापना की थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। तो अगला क्वेश्चन है, सत्यनारायण कवि रत्न का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं भ्रमर गीत सार, भ्रमर दूत, काव्य मंजरी या फिर साहित्य लहरी? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सत्यनारायण कवि रत्न का प्रसिद्ध खंड काव्य है भ्रमर दूत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है? ऑप्शन दे रखे हैं सफ अग्रिम, सफा पवित्र, सूफा अरब की जाति विशेष या फिर विद्वानों में मतभेद है? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में जो है विद्वानों में मतभेद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परंतु सर्वमान्य तथ्य ये है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति बोले तो सूफ शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है ऊन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति काल के कवि है? ऑप्शन दे रखे दिनकर, पद्माकर, नंददास या फिर हरिऔध? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो रीति काल के कवि है पद्माकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपके जो दिनकर है ये आधुनिक काल के कवि है, जो नंददास है ये भक्ति काल के कवि है और हरिऔध भी आपके आधुनिक काल के कवि है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, गीत गोविंद या फिर सूरदास? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो विद्यापति की पदावली पर जो है गीत गोविंद का प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गीत गोविंद ग्रंथ जो है ये किसका है? ये संस्कृत के महान कवि जयदेव का ग्रंथ है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवियों ने किस प्रेम की महत्ता स्वीकार की है? ऑप्शन दे रखे हैं अलौकिक, लौकिक, दैहिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रेम मार्गी कवियों ने जो है अलौकिक प्रेम की महत्ता स्वीकार की है। अलौकिक प्रेम बोले तो ईश्वरीय प्रेम। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास, नंददास, विद्यापति या फिर मीराबाई? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की पदावली से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रबर दाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का भार किसे दिया था? ऑप्शन दे रखे अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, पृथ्वीराज के पुत्र को या फिर अन्य कवि को? तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चंद्रबर दाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का भार अपने पुत्र जलहण को दिया था। उनके पुत्र का नाम था जलहण। तो चंद्रबर दाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का भार दिया था अपने पुत्र जलहण को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी साहित्य का मूलधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 या फिर 5?
तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रगतिवादी साहित्य का मूलधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वे 3 भाग है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी गद्य की किस विद्या को नवीन दिशा प्रदान की है। ऑप्शन दे रखे हैं, पत्र साहित्य, रिपोर्टजी, यात्रा वृत्तांत या फिर साक्षात्कार। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी गद्य की यात्रा वृत्तांत विद्या को नवीन दिशा प्रदान की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और राहुल सांकृत्यायन जी को यात्रा साहित्य का जनक और पितामह कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानों का काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना किसे समझा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पद्मावत, चंदायन, भृगावती या फिर मधुमालती। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सूफी प्रेमाख्यानों का काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना समझा जाता है भाई चंदायन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यानों बोले तो प्रेम आश्रयी काव्य धारा की सुदीर्घ परंपरा में मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन, जिसका रचना काल है 1379 ईस्वी, तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को जो है काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना समझा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान इसी रचना को माना है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे चंदायन की रचना हुई थी 1379 ईस्वी में, भृगावती की हुई थी 1501 ईस्वी में, और किसने की थी, कुतुबन ने। मधुमालती की रचना हुई थी 1545 ईस्वी में, ये की थी मंझन ने। और पद्मावत की रचना हुई थी 1540 ईस्वी में, और इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ किस से माना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, भगवती चरण वर्मा से, हरिवंश राय बच्चन से, अज्ञेय से या फिर चंचल से। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ माना जाता है हरिवंश राय बच्चन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है। ऑप्शन दे रखे हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या फिर धनपाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य हेमचंद्र प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के महान व्याकरणकर्ता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्द अनुशासन के 8वें अध्याय में अपभ्रंश व्याकरण का विस्तार से वर्णन किया है। इसी कारण उन्हें जो है प्राकृत का पाणिनि और अपभ्रंश व्याकरण का रचयिता माना जाता है। और अन्य ऑप्शन जैसे दे रखे थे विद्याधर, तो विद्याधर ने प्राकृत पेंगलम में कुछ छंद लिखे हैं, लेकिन वे अपभ्रंश व्याकरण के मुख्य रचयिता नहीं है। जैसे अगला ऑप्शन दे रखा था सोमप्रभ सूरी, तो इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी, तो कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की थी, जो गद्य पद्य में प्राकृत काव्य है। अगला ऑप्शन दे रखा था धनपाल, तो इन्होंने भविष्यत कहा बोले तो भविष्यत दत्त कथा नामक अपभ्रंश के प्रसिद्ध कथा काव्य की रचना की थी, न कि किसी व्याकरण ग्रंथ की। तो अगला ऑप्शन दे रखा है, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी। ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल को 2 भागों में विभाजित किया था। एक था संधि काल और एक था चारण काल। इसीलिए संयुक्त रूप से इस काल को जो है संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा उन्होंने दी थी। और अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को केवल चारण काल कहा था, इसमें संधि काल शब्द शामिल नहीं किया था। और अगला दे रखा था धीरेन्द्र वर्मा, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस शुरुआती युग को जो है अपभ्रंश काल नाम दिया है। और अगला दे रखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को जो है आदिकाल की संज्ञा दी है, जो आज सबसे अधिक प्रचलित है। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। ऑप्शन दे रखे हैं राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो
तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सबसे पहले आदिकाल नाम दिया था। उनका मानना था कि यह काल जो है भाषा और साहित्य की दृष्टि से आगामी साहित्य की पीठिका, बोले तो आगामी साहित्य की का आधार है। यह नाम आज सर्वमान्य है। तो अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि वे गलत कैसे हैं। जैसे दे रखा था राम कुमार वर्मा, तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि इन्होंने जो है इस काल को संधि काल एवं चारण काल कहा था, तो आदिकाल तो ऑब्वियसली नहीं कहा होगा। अगला है आचार्य शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में वीरता की रचना को प्रधानता देते हुए इस काल को जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। किसने दिया था वीर गाथा काल नाम अपने आदिकाल को? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला दे रखा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इस शुरुआती दौर को जो है जय काव्य काल की संज्ञा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा था? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राव शंकरतायन ने, या फिर विश्व प्रसाद मिश्र ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है इस कालखंड की 12 महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसल रासो आदि जो है इसके आधार पर जो है वीरता की प्रवृत्ति को मुख्य माना और इसे जो है वीर गाथा काल का नाम दिया। और जो अन्य विकल्प दे रखे थे जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा है। राव शंकरतायन ने इस काल को जो है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालखंड को जो है वीर काल की संज्ञा दी है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? तो अभी अभी हमने ये भी डिस्कस किया है। ऑप्शन दे रखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राव शंकरतायन, राम कुमार वर्मा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक का नाम है राहुल शंकरतायन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महापंडित राहुल शंकरतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। इस नामकरण के पीछे उनका यह तर्क था कि इस युग के साहित्य में मुख्य रूप से दो ही प्रवृत्तियां थी। पहले सिद्धों की धार्मिक वाणी और रचनाएं तथा दूसरी सामंतों के आश्रय में रहने वाले कवियों द्वारा की गई अपने राजाओं की प्रशंसा या स्तुति। तो अन्य विकल्प दे रखे हैं जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस शुरुआती दौर को जो है बीज वपन काल कहा था, क्योंकि उनके अनुसार इस काल में जो है हिंदी साहित्य के विकास के जो है बीज बोए गए थे। और अगला दे रखा है आचार्य शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की वीर रसात्मक रचनाओं के आधार पर इसे जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। और राम कुमार वर्मा ने जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संयुक्त रूप से संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? ऑप्शन दे रखे हैं, चारण काल, आदिकाल, वीर काल, या फिर बीज वपन काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। उनका मानना था कि यह हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर था जहां भाषा और साहित्य के विकास के बीज बोए जा रहे थे। और जो अन्य ऑप्शन है जैसे चारण काल, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। आदिकाल तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे जो है आदिकाल नाम दिया था। वीर काल, तो वीर काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है इसे वीर काल की संज्ञा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक है
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल नाम दिया था। उनका मानना था कि इस काल की रचनाओं में वीर भाव और शौर्य की प्रधानता थी। ध्यान रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे वीर गाथा काल कहा था, जबकि विश्वनाथ प्रसाद ने इसे केवल वीर काल नाम दिया है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने जो है इस कालखंड को आदिकाल नाम दिया था, जो वर्तमान में सबसे प्रचलित और मान्य नाम है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस आदिकाल को जो है जय काव्य काल या फिर बाल्य अवस्था काल कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन या फिर गारसा दत्तासी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन पहले इतिहासकार है जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 में हुआ था, तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और प्रत्येक कालखंड का अलग नामकरण किया। उन्होंने पूरे इतिहास को जो है 11 विभिन्न अध्यायों, बोले तो 11 कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें प्रारंभिक काल को जो है चारण काल नाम दिया था। और उनसे पहले के इतिहासकारों ने केवल कवियों की सूची तैयार की थी, काल विभाजन नहीं किया था। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का सबसे वैज्ञानिक, सुस्पष्ट और प्रमाणिक काल विभाजन किया था, लेकिन वे ऐसा करने वाले प्रथम इतिहासकार नहीं थे। और अगला ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ग्रियर्सन और शुक्ल जी के बाद जो है अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन प्रस्तुत किया था। अगला दे रखा है गारसा दत्तासी, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विश्व के प्रथम लेखक थे। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विश्व के प्रथम लेखक है भाई गारसा दत्तासी, और उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ लिखा था, परंतु इन्होंने अपने इतिहास में कवियों को केवल वर्ण अनुक्रम, बोले तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा था और कोई काल विभाजन या फिर नामकरण नहीं किया था। तो क्वेश्चन है, खुमान रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं नरपति नाले, दलपति विजय, शारंगधर या फिर जगनिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, खुमान रासों के रचनाकार कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो खुमान रासों के रचनाकार है दलपति विजय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दलपत विजय ने 9वीं शताब्दी में खुमान रासों की रचना की, जिसमें चित्तौड़ के रावल खुमान के युद्धों का वर्णन है। और जो ऑप्शन गलत है, जैसे नरपति नाले दे रखा था ऑप्शन में, इन्होंने जो है प्रसिद्ध रासो काव्य बिसल देव रासो की रचना की थी। तो नरपति नाले ने की थी भाई बिसल देव रासो की रचना, और खुमान रासो की रचना की थी दलपत विजय ने। और अगला दे रखा था ऑप्शन में शारंगधर, तो शारंगधर ने इन्होंने जो है हमीर रासो का रचनाकार माना जाता है। और अगला दे रखा था जगनिक, तो इन्होंने जो है आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध परमाल रासों की रचना की थी। तो परमाल रासों के रचनाकार हुए जगनिक, बिसल देव रासों के रचनाकार हुए नलपति नाले, खुमान रासों के रचनाकार हुए दलपत विजय। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से भी प्रचलित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो या फिर परमाल रासो। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। तो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य है भाई परमाल रासो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, परमाल रासो इसके रचयिता जगनिक है। तो जगनिक द्वारा जो है परमाल रासो की रचना हुई है। इसमें महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल की वीरता का वर्णन है, इसी कारण इसे जो है आलाखंड भी कहा जाता है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे हमीर रासो, इसके रचनाकार है शारंगधर, और हमीर रासो के रचनाकार जो है शारंगधर को माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो चंद्रवरदाई है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अगला ऑप्शन दे रखा था बिसल देव रासो,
तो इसके रचनाकार नरपति नालय है। बिसल देव रासों के रचयिता है भाई नरपति नालय। यह एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। तो बिसल देव रासो जो है एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है परमाल रासों के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं जगनिक, दलपत विजय, नरपति नालय, चंद्रबरदाई। तो भाई 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। जल्दी से बताओ परमाल रासों के रचयिता का नाम क्या है। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो परमाल रासों के रचयिता का नाम है जगनिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जगनिक इन्होंने जो है कलिंजर के राजा परमाल बोले तो परमार्दी देव के आश्रय में रहकर परमाल रासो बोले तो आला खंड की रचना की थी। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे दलपत विजय, तो दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की थी। नरपति नालय ने जो है इन्होंने विसल देव रासो की रचना की थी। चंद्रबरदाई ने की थी भाई पृथ्वीराज रासो की रचना। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक बनाने वाले विद्वान निम्न में से कौन है। ऑप्शन दे रखे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर मुंशी देवीदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक बनाने वाले विद्वान थे भाई डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रमाणिक बनाने वाले विद्वान इनमें जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अलावा कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे प्रमुख है। इन्होंने जो है इस ग्रंथ की घटनाओं और तिथियों को ऐतिहासिक रूप से सही माना है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जो है पूरी तरह से अप्रमाणिक माना है। और यहाँ तक कि जो है रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जो है जाली ग्रंथ कहा है। और अगला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर वुलर, तो डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था। और अगला ऑप्शन दे रखा था मुंशी देवीदास, तो मुंशी देवीदास ने भी जो है साक्ष्यों के आधार पर इस ग्रंथ को जो है अप्रमाणिक श्रेणी में रखा है। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। ऑप्शन दे रखे मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, हीरेचंद ओझा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को जो है पूरी तरह से अप्रमाणिक माना है। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे मिश्र बंधु, इन्होंने इस ग्रंथ को जो है प्रमाणिक ग्रंथ माना है। और अगला दे रखा था कर्नल टॉड या फिर कर्नल टॉड, इन्होंने भी जो है इस ग्रंथ को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक माना है और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी शुरू किया था। और अगला ऑप्शन दे रखा था हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनका नाम है। गौरी शंकर पूरा नाम इनका है, हीराचंद ओझा का पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक तो माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इस विचारधारा के सबसे प्रमुख और सर्वथा अप्रमाणिक घोषित करने वाले शीर्ष विद्वान है। तो अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या फिर जगनिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना तो की है और साथ ही साथ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है और उसे जो है जाली ग्रंथ भी कहा है। तो ध्यान दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे जैसे विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी रचनाएं आदिकाल के अंतर्गत आती है, लेकिन इन्हें प्रथम महाकवि नहीं माना गया है। अगला ऑप्शन दे रखा था अमीर खुसरो, तो ये जो है आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, ना कि प्रथम महाकवि। तो अमीर खुसरो जो है ये आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, ना कि प्रथम महाकवि। अगला ऑप्शन दे रखा है जगनिक, ये जो है परमाल रासो बोले तो आला खंड के रचयिता है, जो एक वीर गाथा काव्य है। तो अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या फिर खुमान रासो। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा।
आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है भाई पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रवरदाई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे बिसल देव रासो, इसके रचनाकार नरपति नाले है और यह मुख्य रूप से एक विरह प्रधान श्रृंगार काव्य है, महाकाव्य नहीं है। और परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनिक है, यह एक वीर गीत या फिर आला खंड के रूप से प्रसिद्ध है। कुमार रासो, इसके रचनाकार दलपत विजय है और यह भी आदिकाल का एक प्रबंध रचना है। तो अगला क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश की रचना निम्न में से किस कवि ने की है? ऑप्शन दे रखे हैं मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जयचंद प्रकाश की रचना जो है ये भट्ट केदार ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भट्ट केदार इन्होंने जो है जयचंद प्रकाश नाम का वीर गाथा महाकाव्य लिखा है, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद के प्रताप, वीरता और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे मधुकर कवि, इन्होंने राजा जयचंद की कीर्ति का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की थी। तो ध्यान दीजिएगा, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है मधुकर कवि ने। और अगला ऑप्शन दे रखा था विद्यापति, ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि है जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति इसे जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और विद्यापति की रचनाएं है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और अगला ऑप्शन दे रखा था अमीर खुसरो, इन्हें जो है तोता ए हिंद कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। ये अपनी पहेलियां, मुकरियों और दो सुखने, खालिकबारी जैसी रचनाओं के लिए जो है अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत में यह बात कही है। उनका मानना है कि जैसे जैसे समाज की चित्त वृत्ति बोले तो सोच और मानसिकता बदलती है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदल जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अन्य आलोचकों के मुख्य विचार। जैसे ऑप्शन में दे रखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने शुक्ल जी के कई विचारों को चुनौती दी और साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने पर बल दिया। अगला ऑप्शन दे रखा है बाल कृष्ण भट्ट, इन्होंने निबंधों के माध्यम से समाज सुधार की बात की और साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास माना। और अगला ऑप्शन दे रखा था डॉक्टर नगेंद्र, तो ये रसवादी आलोचक है जिन्होंने साहित्य को आत्म अभिव्यक्ति और चेतना का रूप माना है। तो अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ या फिर भीमनाथ। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संत माने जाते हैं और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्हें मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता था। इस संप्रदाय में कुल जो है 9 नाथ बोले तो नवनाथ हुए हैं, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों शामिल है। गोरखनाथ ने अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत में हठ योग का प्रचार प्रसार किया। तो क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन दे रखे हैं बिसल देव, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा या फिर खुमान के। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज एक बिल्कुल सही विकल्प है। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा और राज कवि थे, जिन्होंने उनके जीवन और युद्धों का सजीव वर्णन किया है। तो अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे बिसल देव के दरबारी कवि नरपति नाले थे, जिन्होंने बिसल देव रासो की रचना की थी।
अगला है तिरहुत के राजा। तो तिरहुत के राजा के दरबारी कवि महान मैथिल कोकिल विद्यापति थे। तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल जो है तिरहुत के राजा के दरबारी कवि थे। और अगला ऑप्शन दे रखा है खुमान। तो खुमान के समय की घटनाओं पर आधारित खुमान रासों की रचना जो है दलपत विजय ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी को विभाषा कहने वाला विद्वान गारसा दातासी कौन था। ऑप्शन दे रखे हैं, एक अंग्रेज, एक फ्रांसीसी, एक हिंदुस्तानी या फिर एक यूनानी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी को विभाषा कहने वाला विद्वान गारसा दातासी कौन था। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी को विभाषा कहने वाला विद्वान गारसा दातासी एक फ्रांसीसी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गारसा दातासी फ्रांस के एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार थे। उन्होंने फ्रांस में रहकर ही हिंदी और उर्दू साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो ध्यान दीजिएगा, गारसा दातासी एक फ्रांसीसी थे। उनका पूरा नाम जोसेफ हेलियोडोर गारसा दातासी था। वे पेरिस में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति का बिहारी या बंगाली होने का निर्णय किस तरह हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं, निर्णय नहीं हो सका, खोजबीन के आधार पर निर्णय हुआ, बंगालियों की आवाज़ कमज़ोर पड़ने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो विद्यापति का बिहारी या बंगाली होने का निर्णय जो है खोजबीन के आधार पर निर्णय हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है विद्यापति के पिता की रचना कौन सी है। ऑप्शन दे रखे पदावली, कीर्ति लता, गंगा भक्ति तरंगिणी या फिर कीर्ति पताका। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, विद्यापति के पिता की रचना कौन सी है। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये तीनों जो है विद्यापति की रचना है। तो विद्यापति के पिता की रचना है गंगा भक्ति तरंगिणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महाकवि विद्यापति के पिता का नाम जो है गणपति ठाकुर था। वे भी अपने समय के संस्कृत के प्रकांड विद्वान और राजाश्रित कवि थे। उन्होंने जो है गंगा भक्ति तरंगिणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो ध्यान दीजिएगा, पदावली विद्यापति की सबसे प्रसिद्ध रचना है और कीर्ति लता विद्यापति द्वारा अवहट भाषा में रचित एक ऐतिहासिक प्रशस्ति काव्य है। और जो कीर्ति पताका है यह भी जो है विद्यापति की ही रचना है, जो उन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता के वर्णन में लिखी थी। तो अगला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, बोली को, पुस्तक को, साहित्य को या फिर विचार को प्रकट करने के माध्यम को। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, भाषा किसे कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भाषा कहते हैं भाई विचारों को प्रकट करने के माध्यम को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आदिकालीन कवियों ने अपने काव्य में किसकी महत्ता का वर्णन किया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मा की, आश्रयदाताओं की, व्यक्ति की या फिर वीरों की। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन कवियों ने अपने काव्य में जो है आश्रयदाताओं की महत्ता का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल के अधिकांश कवि विशेषकर चारण और भाट कवि जो है राजाओं के दरबार में रहते थे। उनकी आजीविका और सम्मान पूरी तरह जो है उनके राजाओं पर निर्भर था। इसलिए उन्होंने अपने काव्य में अपने आश्रयदाताओं, जिन राजाओं के यहाँ वे रहते थे, तो आश्रयदाताओं के शौर्य, यश एवं ऐश्वर्य की महत्ता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो अगला क्वेश्चन है विद्यापति की भाषा क्या थी। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रज, अवधी, मैथिल या फिर राजस्थानी। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो विद्यापति की भाषा थी भाई मैथिल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महाकवि विद्यापति मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने अपनी अमर रचना पदावली की रचना लोक भाषा मैथिली में की थी। इसी कारण उन्हें मैथिल कोकिल या फिर मिथिला की कोयल की उपाधि दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कवि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं 1300, 1350, 1350 या फिर 1250। यहाँ पर जो बी और सी ऑप्शन है इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें जो है एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो जल्दी से आपको चूज करना है, कवि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कवि विद्यापति का जन्म हुआ था 1350 में। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन दे रखे हैं 84, 80, 50 या फिर 100। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है।
आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सरपा को जो है 84 सिद्धों में सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का भी प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। और इन 84 सिद्धों में जो है कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें जो है योगिनी कहा जाता था, जैसे कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा। और 84 सिद्धों की साधना की दृष्टि से लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे 9, 12, 15 या फिर 40। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, नाथों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो नाथों की संख्या मानी जाती है 9 नाथ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही नाथ पंथ का उदय हुआ था। इस संप्रदाय में जो है पूजनीय और सिद्ध पुरुषों की संख्या जो है 9 मानी गई है, जिन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ और उनके 9 रूपों को जो है विशेष सम्मान प्राप्त है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 12, तो 12 जो संख्या है ये आलवार संतों की मानी जाती है। और जो 15 और 40 है ये दोनों विकल्प असंगत है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक और सबसे प्रभावशाली गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। इस पंथ में जो है भगवान शिव को जो है आदिनाथ माना गया है, यानी आदिनाथ बोले तो प्रथम नाथ माना गया है। नाथ संप्रदाय के संतों ने जो है हिंदी साहित्य और समाज में हठ योग बोले तो शरीर और मन की शुद्धि की साधना की शुरुआत की थी, जिसे आगे चलकर कबीरदास जैसे संत कवि बहुत प्रभावित हुए। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।